चुप हो जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहले अमाइन की बात करते हैं। अमोनिया क्या, हाँ चालू है। देखो सबसे पहले देखो अमोनिया की बात करते हैं। बताओ भाई आशीष, अमोनिया किसे कहते हैं बेटा? NH3 को कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? ऐसा होता है। इस शेप को क्या नाम देते हैं? पिरामिडल, पिरामिडल शेप है, ठीक है ना। अब इस NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा लो और उसके R जोड़ दो, ठीक है, उसमें R जोड़ दो। R क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कोई भी कार्बन का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो CH3 जोड़ दो, यही बन गया अमाइन। अमाइन का भी शेप कैसा होगा? पिरामिडल शेप ही होगा। आगे बात समझ में? तो इसके टाइप्स को देख लो, कितने तरीके के टाइप्स हो सकते हैं। 1 डिग्री हो सकता है, जैसे मान लो CH3NH2 है, ये 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री में क्या हो गया? N, हाँ ऐसा कर दो, 2 डिग्री हो गया। ये ऐसे कर दो कि 3 डिग्री हो गया, ठीक है, 3 डिग्री हो गया। 4 डिग्री भी हो सकता है, एक H एक और जोड़ के और उस पर पॉजिटिव लगा दो। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, समझ में आ गई बात? नेमिंग चल लेते हैं। बताओ भाई, नेमिंग में जैसा कि हम लोग नेमिंग जानते हैं इसके बारे में, इसकी नेमिंग करके दिखाओ। इसको क्या कह दोगे? इसको मिथाइलमाइन कहेंगे, ठीक है। अब मिथाइलमाइन अगर मान लो CH3CH2NH2 है तो इसको क्या कहोगे? इथाइलमाइन, ठीक है। 2 कार्बन इसलिए इथाइलमाइन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइलमाइन। लेकिन अब 2 डिग्री वाले की नेमिंग अलग होगी। देखो यहां पर ऐसा है, N पे मिथाइल जुड़ा हुआ है और ये मिथाइलमाइन कहेंगे। तो यहां पर कुछ जोड़ देते हैं, CH3CH2NH2 और यहां पर CH3 जोड़ दो। इसको क्या कहोगे? N मिथाइल इथाइलमाइन। बड़े वाले के साथ समझ में आ गई बात? तो N मिथाइल इथेनामाइन, गॉट इट। 3 डिग्री वाले की बात करते हैं, इसमें आ जाओ। तो N पे क्या है? 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं ना, तो N डायमिथाइल, N डायमिथाइल मीथेन अमाइन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? अच्छा बेंजीन है, ये बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दो। इसको क्या कहोगे? कॉमन नेम है एनिलीन, या फिर इसको हम बेंजीनामाइन कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके नेमिंग होती है। प्रिपरेशन में फर्स्ट पहला है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो कंपाउंड्स। मान लो ये बेंजीन है, ऊपर में NO2 जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसका रिडक्शन करा दीजिए, क्या होगा? NH2 जुड़ जाएगा। बताओ रिडक्शन के लिए क्या रिएजेंट लेते हैं? H2PD और SnHCl और FeHCl, ठीक है ना। नहीं यहाँ पर नहीं लेते। ये SnHCl और FeHCl में कौन बेटर होता है पता है तुम्हें? FeHCl क्यों बेटर होता है बताओ? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाता है वो उसको रिड्यूस करता है, एसिड को रिड्यूस न्यूट्रलाइज कर देता है। कम HCl की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो याद रखना, ठीक है। NO2 से NH2 में कन्वर्ट कर देना है, सिंपली रिएजेंट याद रखने होते हैं इसके। दूसरा सेकंड है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। बताओ भाई अमोनोलिसिस के लिए, अमोनोलिसिस कैसा प्रोसेस है? सब्स्टिट्यूशन है क्या? जैसे मान लो NH3 है, लोन पेयर है, आपने इसका रिएक्शन कराया CH3Cl से, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड का ही अमोनोलिसिस हो रही है ना, अमोनोलिसिस करी जा रही है ना। लोन पेयर आता है, अटैक करता है। जैसे अटैक किया इन्होंने, ठीक है, तो देखो
3 पे प्लस आ जाएगा और इसके साथ CH3 जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है बातें क्या कह रहा हूं मैं? CH3 जाकर यहाँ जुड़ जाता है तो यहाँ पर 4 बॉन्ड हो जाएंगे ना N के पास, उस पर क्या आएगा प्लस, और साथ ही साथ Cl माइनस यहाँ पर लिख देंगे। अब ये Cl माइनस यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl करके, है ना, माइनस HCl करके रिलीज हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका CH3NH2। गॉट इट? नहीं समझ में आया? H और Cl को माइनस कर लो, NH2 बन गया। 1 डिग्री अमाइन तक ही नहीं रुकता है ये, आगे भी जाता है ये। फिर से देखो CH3Cl, बताओ भाई, फिर से ये अटैक करेगा ना इस पे, क्या बनेगा? देखो यहां पर N के साथ एक और CH3 जुड़ जाता है। एक तो CH3 यहाँ पे ऑलरेडी है ही, एक और CH3 जुड़ गया। और फिर देखो H2 है, H2 तो रहेगा लेकिन प्लस चार्ज के साथ, और Cl माइनस। फिर ये क्या करता है, माइनस HCl निकाल देता है यहाँ से और क्या बना देता है CH3N CH3 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, फिर यहाँ पर भी ये नहीं रुकता है, फिर क्या करेगा, फिर CH3 आता है यहाँ पे CH3Cl, इस केस में 3 डिग्री बनाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके क्वार्टनरी तक जाता है, 4 डिग्री तक जाता है। ठीक है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल अमाइन, अमोनिया का रिलेशन एल्काइल हैलाइड से करते जाओ, आगे प्रोडक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की बात करते हैं, थर्ड वन। बेटा नाइट्राइल किसे कहते हो आप? साइनाइड को ही तो नाइट्राइल कहते हैं, है ना। बताओ भाई, रिएजेंट क्या लेते हैं, क्या होता है इसमें रिडक्शन में, क्या करा जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CNH, है ना। फिर से रिडक्शन कराओ, फिर एक और हाइड्रोजन आएगा, आगे बात समझ में। तो 1 डिग्री अमाइन को अगर प्रिपेयर करना हो तो क्या करते हैं, यहां पर रिडक्शन कराते हैं H2Ni NaHg और C2H5OH लेते हैं। रिएजेंट याद रख लेना, H2Ni और क्या होता है NaHg एंड C2H5OH। कुछ रिएजेंट हैं स्पेशली यूज किए जाते हैं, इनको याद रखिएगा बस, है ना। चलो थर्ड वन के पास चलते हैं, फोर्थ वन है ना, रिडक्शन ऑफ अमाइड। पता अमाइड किसे कहते हैं, इसको अमाइड कहते हो ना। इसका रिडक्शन करा दो, पहले LiAlH4 ले लो और वाटर ले लो, ये पूरा हिस्सा यहां से गायब कर दो, ऑक्सीजन निकल जाता है CH3 CH2 NH2। फिफ्थ वन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, थैलेमाइड की बात करते हैं, ये रहा आपका थैलेमाइड, थैलेमाइड है, ठीक है ना। इस थैलेमाइड का रिएक्शन आपने किससे कराना है, KOH से, वो भी एक्वस होना चाहिए। H हट जाएगा, क्या जुड़ेगा यहां पे, K जुड़ गया। फिर यहीं पे नहीं रुकते हम लोग, हम क्या करेंगे CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। इसका K यहां से, इसका Cl यहां से हट जाएगा, बनेगा क्या, ठीक है। फिर यहां पर भी हम नहीं रुकेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें NaOH डालेंगे, 2 मॉलिक्यूल डालेंगे, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में। होता क्या है, फिर ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। N को देखो, N जहां पे टूट रहा बॉन्ड वो देखो, N के पास क्या है, इधर CH3 है उस तरफ, इधर 2 बॉन्ड यहां पर, वैलेंसी 2 फ्री हो गई। इनकी जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाता है, देखो हाइड्रोजन 2 है ना NaOH में, 2 चला जाएगा। फिर जो बाकी हिस्सा है उसे भी देख लो,
बाकी हिस्सा तो ये रहा ना, बाकी हिस्सा तो ये रहा, ठीक है। यहां पर क्या जुड़ेगा, ONA जुड़ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? हम यहाँ H3O+ भी तो ले सकते हैं। H3O+, यहाँ पर ना, यहाँ पर NaOH लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हो गई। इसमें हमेशा याद रखना 1 डिग्री अमाइन ही बनता है। कौन सा था ये, 5वां, छठा है ना, 6th हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है ये समझो। सपोज करो कि हमारे पास अमाइड है, इस अमाइड को Br2 से रिएक्शन कराइए और NaOH डाल दीजिए, ठीक है। इसके 4 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, बैलेंस बाद में कर लेना, देख लो। जैसे रिएक्शन कराओगे तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से गायब, CH3NH2 हो गया, ठीक है। फिर क्या बनता है यहाँ पर, Na2CO3 और NaBr और वाटर मिलता है ना, और वाटर मिलता है ना, वाटर मिलता है। बैलेंस कर दो इस तरीके से। तो याद रखना, अगर हमारे पास एक कार्बन कम करने हो तो ये रिएक्शन लेना। समझ में आ रही है बात? हॉफमैन ब्रोमाइड Br2 NaOH लेते हैं, ठीक है। तो ये है प्रिपरेशन के मेथड्स। पहला कौन था, याद कराओ, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। दूसरा क्या था, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तीसरा अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। चौथा क्या था, रिडक्शन ऑफ अमाइड। चौथा क्या था, गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। आई बात समझ में? इसको देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। बताओ भाई, पहली फिजिकल होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले याद रखना, लोअर 1R, लोअर जो होते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन वाले, ठीक है, वो कैसे होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। जैसे जैसे 3 से लेके 5 तक, इतने तक, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। जो 3 से ज़्यादा वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, स्टेट क्यों बदलते रहता है, कुछ बताओगे? हायर वंस आर सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब बताओ, ये तो स्टेट की बात होगी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। सॉल्युबिलिटी में याद रखना, दे कैन इजीली फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर, दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की ही बात कर लेते हैं, BP। बताओ, प्राइमरी वाले ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उनका कि टर्शियरी वाले का? प्राइमरी वाले का। क्यों होगा पता है? देखो, प्राइमरी वाले की अगर बात करें ना, नहीं, अगर ये प्राइमरी वाले हैं ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं। समझ में आ रही है बात? H की संख्या इसमें ज़्यादा होती है, H नंबर ऑफ H ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी वाले में क्या हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन तो कम है ना इसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वीक होगी। अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगी ना, इसलिए प्राइमरी 1 डिग्री की सबसे प्राइमरी वालों की ज़्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी और टर्शियरी से, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर तो सारे रिएक्शंस आते हैं ना। अब बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की। देखिए भाई, बेसिसिटी की अगर बात करें तो बेसिक कैरेक्टर 2 चीज़ों पे यहाँ पर डिपेंड करेगा। टर्शियरी की ज़्यादा बेसिक होता है।
बेस किसे कहते हैं आशीष? ये हमारे पास NH2 है और CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लोन पेयर है, लोन पेयर डोनर आर बेसिस, ठीक है ना। लोन पेयर डोनर बेस होते हैं, ये कौन बताया, किसने बताया? लोवेस ने अपना ये बात बताई, ये लोवेस का कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ मान लो वाटर से रिएक्ट कर जाए तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे? CH3 NH3 प्लस और OH माइनस रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो बेस कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक KB कहलाता है, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, ठीक है, KB कहलाता है। उसमें क्या होता है? प्रोडक्ट के CH3 NH3 प्लस OH माइनस ऊपर रखे जाते हैं और नीचे रखे जाएं क्या? CH3 NH2। इनको क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो। KB की वैल्यू अगर हाई होती है ना तो मोर बेसिक होगा, ठीक है। और PKB क्या होता है फिर? माइनस लॉग KB को PKB कहते हैं, जैसे pH होता था वैसे ही। तो PKB हाई होना चाहिए और KB हाई होना चाहिए और PKB लो होना चाहिए मोर बेसिक के लिए, याद रखना। जिसकी PKB वैल्यू कम होगी, नेगेटिव में होगी, वो मोर बेसिक होगा। समझ में आ गई बात? एल्काइलामाइन वर्सेस अमोनिया। बताओ, अमोनिया अगर हम बात करें, ये है एल्काइलामाइन, ये है, दोनों में मोर बेसिक कौन होगा? अमोनिया होगा। कैसे अमोनिया होगा? ये होगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये बाहर लोन पेयर निकाल सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? अमोनिया मोर बेसिक नहीं होगा, याद रखना। एल्काइलामाइन आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अगर मान लो अराइलामाइन है एंड एल्काइलामाइन, ये आपका बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ दो और CH3 NH2 जोड़ दो, तो इस केस में ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये ज़्यादा होगा। लोन पेयर यहाँ पर क्या बाहर निकाल दिया था प्लस आई इफेक्ट की वजह से। यहाँ पर नहीं निकाल सकता ये, क्योंकि ये लोन पेयर अपने रिंग में रोटेट कराना शुरू कर देता, बाहर नहीं निकालता है। अब जब तक लोन पेयर बाहर नहीं दोगे बेस नहीं कहलाओगे लुईस के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? ओके। अगर बेसिक कैरेक्टर में 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को हम अरेंज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा 3 वाला होगा। नहीं, ऐसा मत समझना। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक आई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है आपका 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में देखो, यहाँ पर लोन पेयर को बाहर निकालना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है CH3, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा रहा है। समझ में आ रही है आशीष? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हो गया तो आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। यहाँ पर 2 ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 3 ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो किस में आसानी से निकल सकता है? 3 डिग्री वाले में। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी नाइट्रोजन के पास तो आसानी से निकाल देगा। तो ये 3 डिग्री इज मोर 2 and 1 डिग्री। ये सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अगर कोई भी हमारे पास अमाइन गैसियस स्टेट में है तो हम आई इफेक्ट को देखेंगे। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। 3 के बाद वाले फिर लिक्विड में बदल जाते हैं। एक छोटे वाले होंगे वो तो चलो गैसियस स्टेट में होंगे तो हम उसे आई इफेक्ट से देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कार्बन के नंबर 3 हो जाते हैं तो फिर लिक्विड में बदल जाते हैं। वहाँ पर दूसरी बात भी देखी जाती है, हाइड्रेशन को भी देखा जाता है। देखो यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास 1 डिग्री है, जैसे कि ये CH3 NH2, इसने वाटर से एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारे पास, H और प्लस चार्ज अपीयर होगा। बोलो, कोई डाउट है? यहां पर आप देखो प्राइमरी वाले का
हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का स्ट्रेंथ देखो, अगर यही 2 डिग्री होता तो स्ट्रेंथ घट जाता, क्योंकि उस समय एक हाइड्रोजन नहीं होता यहाँ, है ना, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होते प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद। मैं प्रोटॉन एक्सेप्ट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो बेस बन जाता है, और जो बेस बन चुका है वो कितना स्टेबल है, कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बातें। अगर यही 3 डिग्री वाले होते, आशीष नहीं समझ में आ रहा ना बेटा, यहां पर देखो सुनो, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी क्या कहते हैं, बेसिक कौन होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, बन गया क्या, चार्ज आयन बन गया। अब ये स्टेबल कैसे होगा, अगर ये 1 डिग्री होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री होगा कम होगा, 3 डिग्री वाला सबसे कम होगा। यहाँ पर जो स्टेबल होगा उसे हम प्रायोरिटी देंगे ना, स्टेबल ही तो जल्दी बनता है। तो इस केस के लिए हम क्या देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब ये कह रहा है उल्टा, ये कह रहा है उल्टा, तो किसे हम माने, कैसे, किसको माने बताओ। याद रखना, सबसे पहले हम 2 डिग्री को ले लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन कौन है, 2 डिग्री है, सबसे ज़्यादा हम 2 डिग्री को लेंगे। फिर 1 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। ये कब होगा, जब लाइट R ग्रुप जुड़े हों, मतलब मान लो CH3 जुड़ा हुआ है, तब ये देखेंगे। नहीं समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मान लो तुम्हारे पास CH3N CH3H, ये 2 डिग्री वाले हो गए। फिर 1 डिग्री CH3NH2, फिर 3 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। ये ऑर्डर कब चलेगा, CH3 हो, छोटा सा ग्रुप जुड़ा हो तब। फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री कब चलेगा ये, जब CH3 नहीं हो, जब C2H5 हो, कुछ बड़ा ग्रुप, 2 कार्बन वाले हो, ठीक है। तो बेसिक वाले का बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए 2 चीज़ों को कंसीडर करना होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा, कार्बाइलामाइन टेस्ट या कार्बाइलामाइन रिएक्शन। सुनो, कार्बाइलामाइन किसे कहते हो, आइसोसाइनाइड को ही तो कहते हो, NC वाले को, है ना। क्या कहता है इसमें कि जैसे मान लो मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है ना, KOH ले लो और CHCl3 ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो। एक्वस कंडीशन में KOH ले लो और क्लोरोफॉर्म ले लो। समझ में आ रहा है बेटा, नहीं समझ में आ रही बात। अब ये क्या बन जाएगा, CH3NC बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या निकलेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट में क्या निकल सकता है, KCl और वाटर निकलता है, ठीक है। यही है ना, बाकी सब तो ठीक है। 3KOH बैलेंस कर लीजिए। बताया गया इसका फॉल्स स्मेल होता है, बहुत फॉल्स स्मेल होता है। 1 डिग्री को डिटेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसको KOH और क्लोरोफॉर्म में डाल देंगे और हमारे पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बनते ही फॉल्स स्मेल निकलेगी, फॉल्स स्मेल से हमें पता चल जाएगा। तो कार्बाइलामाइन टेस्ट हो गया, बात समझ में आ रही है। अगला दूसरा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। चले जाओ, अच्छा हुआ है, बड़ा ही इसमें काटना पड़ेगा। देखिए अगला है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। कोई भी तुम्हारे पास एलिफेटिक अमाइन ले लो। एलिफेटिक अमाइन किसे कहते हैं विश्वा, बोलो।
एलिफेटिक और एरोमेटिक होते हैं ना। एलिफेटिक क्या, स्ट्रेट चेन वाले, एरोमेटिक क्या, बेंजीन रिंग वाले। एलिफेटिक के साथ कुछ और रिएक्शन होगा और एरोमेटिक के साथ कुछ और रिएक्शन होगा, बस यही समझना है। देखो अगर हम एलिफेटिक लेते हैं तो CH3N2 प्लस Cl-, ऐसा करके एक डायजोनियम सॉल्ट जैसा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता है। क्या होता है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर के वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। समझे क्या, एटमॉस्फेयर के वाटर को ये एब्जॉर्ब करते ही क्या बदल जाता है, किस में बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, CH3OH और क्या निकल जाता है, N2। तो यहाँ पर N2 के निकलते ही हमें पता चल जाती है बात कि ये जो हमारा अमाइन है वो कैसा है, एलिफेटिक है। यही बात अगर एरोमेटिक के साथ हो, एरोमेटिक के साथ हमने रिएक्शन कराया, याद है तुम्हें सैंडमेयर्स रिएक्शन, NaNO2 HCl 273 से 278 तक क्या बनता था, यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाता था। ठीक है, लेकिन ये इंटरमीडिएट वाटर के एटमॉस्फेयर के वाटर को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है, यहीं तक रुक जाता है डायजोनियम सॉल्ट। बाकी इसके रिएक्शन आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पर डिटेक्ट करना हो एलिफेटिक और एरोमेटिक को, डिफरेंशिएट करना हो एलिफेटिक और एरोमेटिक से, तो क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड डाल देंगे। समझ में आ गई बात। अगला जो रिएक्शन है थर्ड ही है ना, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ये है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका, S डबल बॉन्ड ऊपर नीचे और Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। क्या करता है ये, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करता है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा करके 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री में क्या होता है, ये H एक इधर एक H नीचे, यहां से H और यहां से Cl निकालो। निकालते ही क्या होगा, CH3N एक H नीचे, फिर S ऊपर और यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात। इसकी क्या खासियत है, सॉल्युबल इन एल्कली। एक हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है ना, ये सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहीं पे आप टू डिग्री ले लो है ना, और हिंसबर्ग रिएजेंट ले लो, ये Cl और ये H निकल जाएंगे। क्या बन जाएगा, मेरे को एक बात बताओ, इसका नाम क्या होगा इस वाले का, सल्फोनामाइड। ठीक है, इसका नाम होगा क्या, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये वाला क्या होगा, N डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या खासियत है, ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये होता है इनसॉल्युबल इन एल्कली। अगर 3 डिग्री हुआ तो क्या 3 डिग्री रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। तो एक बात बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करना आसान हो गया ना। 1 डिग्री से तो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है लेकिन सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री से भी बन रहा है लेकिन इनसॉल्युबल होता है, 3 डिग्री से रिएक्शन ही नहीं है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता है? पता है बताओ। सर वो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है चलो बताओ बताओ। जो नेक्स्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट होता है। ये रिएक्शन का नंबर क्या है? 7 नहीं 5 छठा। ये तो पढ़ते आ रहे हैं बहुत सालों से। हर चैप्टर में ये है। बताओ। देखो ये बेंजीन है बेटा, ऊपर में लगा हुआ है NH2, Br2 ले लीजिए और वाटर ले लीजिए। इसमें Br प्लस नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये क्या करता है? अच्छा ये तो आता है, नाम Yeah. नहीं पता था। क्लास पेपर में कैसे करोगे? पूछना पड़ेगा टीचर से। बताओ। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Br 3 जगह पे लगता है। अगर मुझे एक जगह लगाना हो क्या करूँगा? CS2 नहीं इसमें नहीं। देखो इसमें क्या करना होता है, आपको लेना होता है CH3CO COCH3 नाम का एक कंपाउंड है ना, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। और पायराडीन क्या करता है ये बताओ? जो हाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर COCH3 ऐसे करके जोड़ देगा, ठीक है। इस तरीके से ये जोड़ देगा। अब सुनो, अगर तुम Br2 लेते हो यहाँ पर ना, उस केस में Br प्लस जो रिएजेंट Br प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो सिर्फ पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। और तो पे नहीं जुड़ेगा, सिर्फ पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। तो पैरा पे जाके जुड़ गया। अब मुझे क्या करना है, इसे हटाना हो तो पैरा पे नहीं होता क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए। हाँ स्टेबिलिटी के लिए नहीं, देखो ये बताता हूं मैं तुम्हें। ये इसके आने से इस पूरे रिंग की एक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। ये नाइट्रोजन देखो यहाँ N है, ये COCH3 है। पहले क्या होता था कि ये नाइट्रोजन क्या करता था, रिंग को अपने लोन पेयर दे सकता था, ठीक है। अब ये रिंग को दे सकता था, इस केस में ये आगे भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है। बट क्या ना, डिवीजन हो गया ना इसका, इसकी वजह से बेंजीन रिंग पे हाँ डीएक्टिवेट हो जा रही है, थोड़ी कम हो जा रही है, क्योंकि इसका 2 साइड लोन पेयर ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आ रही है बात? फिर क्या करें, यहाँ पर H प्लस या OH माइनस ले लो, पूरा का पूरा ये हट जाएगा, क्या बन जाएगा? और भी यार, ये है ब्रोमिनेशन। अगला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में ये बात बताई गई है कि जैसे मान लो मेरे पास एनिलीन है, डाइल्यूटेड HNO3 ले लो, ठीक है। डाइल्यूटेड लेना है या कॉन्सेंट्रेटेड लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड ही ले लो, ठीक है। H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन जब हम कराते हैं तो 3 जगह, यहां पर भी NO2,
यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2 लगा दिया। ठीक है, वैसे ही ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन नाइट्रेशन के केस में क्या, एसिड जब यहाँ मिल जाए उसे तो मेटा को भी वो क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देता है उस केस में। याद रखना, एसिड के प्रेजेंस में ये मेटा को भी एक्टिवेट कर सकता है। ये रिएक्शन अगर हमें सिर्फ पैरा पोजीशन पे चाहिए होगा तो क्या करेंगे, फिर से वही एसिड एनहाइड्राइड डालेंगे, फिर से वही सब कुछ होगा। पैराडीन भी डालेंगे, फिर देखो N है, CO CH3, यहाँ H है, फिर हम क्या करेंगे वही NO2 प्लस आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पैरा पे जुड़ेगा। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये फ्रीडेल